नमस्कार दोस्तों, मैं थर्प तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स पर आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमें मुगल कालीन चित्रकला पढ़नी है और मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सल्तनत काल में हमें चित्रकला के संबंध में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह था कि इस्लाम धर्म में चित्रकला से संबंधित प्रतिबंध की बात कही गई है। इसीलिए सल्तनत काल के सुल्तानों ने चित्रकला के विकास में कोई ज्यादा रुचि नहीं ली थी, लेकिन मुगल बादशाहों ने चित्रकला में विशेष रूप से रुचि दिखाई। इसीलिए हमें मुगल कालीन चित्रकारी से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, जो तथ्य न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो जहां सल्तनत काल की सबसे पिछड़ी हुई कला चित्रकला को माना जाता है, वहीं मुगल काल में चित्रकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। दोस्तों, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला मुख्य रूप से ईरानी चित्रकला से प्रभावित थी। ईरानी चित्रकला के अलावा मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय चित्रकला का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि मुगल बादशाहों ने यद्यपि प्रमुख रूप से ईरानी चित्रकारों के माध्यम से चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन बादशाहों के अंतर्गत भारतीय चित्रकारों को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। इसीलिए हम पहला महत्वपूर्ण तथ्य मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित यह देखते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला प्रमुख रूप से ईरानी चित्रकला से प्रभावित थी। साथ ही साथ मुगल कालीन चित्रकला में हमें भारतीय चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कि मुगल चित्रकला ईरानी अर्थात फारस और भारतीय चित्रकला का समन्वित स्वरूप थी। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि मुगल बादशाहों ने तैलीय चित्रण को महत्व नहीं दिया था, अर्थात मुगल काल में ऑयल पेंटिंग नहीं होती थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या मुगल काल में ऑयल पेंटिंग अर्थात तैल चित्रण प्रारंभ हो चुका था? तो आप सभी को याद रखना है कि मुगल काल में ऑयल पेंटिंग अर्थात तैल चित्रकारी प्रारंभ नहीं हुई थी। दोस्तों, हम मुगल कालीन चित्रकला को विभिन्न बादशाहों के अंतर्गत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बाबर के शासनकाल में चित्रकला को किस रूप में प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों, बाबर को भारत पर शासन करने का ज्यादा समय प्राप्त नहीं हुआ था और बाबर ने जितने वर्ष ही 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया था, उन वर्षों के दौरान बाबर को मुख्यतः युद्ध ही लड़ने पड़े थे। इसलिए बाबर ना तो स्थापत्य कला, न चित्रकला और ना ही संगीत कला के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान दे सका था। लेकिन बाबर चित्रकला को पसंद करता था। वह चित्रकला का अच्छा पारखी भी माना जाता है। बाबर ने स्वयं अपने द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुजू के बाबरी में ईरान के चित्रकार बिहजात और शाह मुजफ्फर के चित्रकारी की प्रशंसा की है। तो यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में किस चित्रकार की चर्चा की है? तो बाबर ने तुजू के बाबरी में ईरानी चित्रकार बिहजात और शाह मुजफ्फर के चित्रकारी की प्रशंसा की है। क्लियर है दोस्तों? हम यह भी देखते हैं कि बाबर के शासनकाल में मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित कोई पृथक विभाग स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन बाबर चित्रकला का अच्छा पारखी था। उसने बिहजात और शाह मुजफ्फर की अपनी आत्मकथा में प्रशंसा की है। दोस्तों, बाबर ने तुजू के बाबरी में बिहजात को पूर्व का राफेल कहा है। तो राफेल पुनर्जागरण काल के इटली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे और राफेल से संबंधित एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी या पेंटिंग मानी जाती है मैडोना। तो दोस्तों, पुनर्जागरण काल में इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए राफेल, और राफेल की संज्ञा बाबर ने बिहजात को दी है और बिहजात को पूरब का राफेल अर्थात पूर्व दिशा का राफेल कहा है। क्लियर है दोस्तों?
तो ये 2-3 प्रश्न बाबर की चित्रकला से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि क्या बाबर के शासनकाल में चित्रकला से संबंधित कोई पृथक स्कूल अर्थात पृथक विभाग स्थापित हुआ था। तो बाबर के समय पे चित्रकला से संबंधित कोई पृथक विभाग स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन बाबर चित्रकला को पसंद करता था क्योंकि उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में ईरान के चित्रकार बिहजात और शाह मुजफ्फर की प्रशंसा की है और बाबर ने बिहजात को पूरब का राफेल कहा है। क्लियर है दोस्तों। बिहजात मूल रूप से हेरात के रहने वाले चित्रकार थे। हेरात वर्तमान में अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय हेरात ईरान के ही अधिकार में था। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। दोस्तों देखा जाए तो मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुमायूं के समय पर ही प्रारंभ हुआ था। माना जाता है 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित होने के उपरांत जब हुमायूं सिंध और फिर सिंध से ईरान की ओर चला गया और जब वो ईरान में प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसने तैमूर लंग की आत्मकथा तारीख ए खानदानी तैमूरिया का पांडुलिपि चित्रण करवाया। किस पुस्तक का दोस्तों? तारीख ए खानदानी तैमूरिया। यह तैमूर लंग की आत्मकथा है और पहले प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो पहले हाथ से ही किसी पुस्तक के फ्रंट पेज में या उसके सबसे पीछे वाले पेज में या किसी पुस्तक के बीच के पेज में हाथ से ही चित्र बनाए जाते थे। इसे कहा जाता था पांडुलिपि चित्रण। तो हुमायूं ने ही सबसे पहली बार तारीख ए खानदानी तैमूरिया नामक पुस्तक का पांडुलिपि चित्रण करवाया था और इसके लिए हुमायूं ने बिहजात के शिष्य मीर सैयद अली तबरीजी और ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी का सहयोग प्राप्त किया था। तो हुमायूं ने 2 लोगों को अपनी सेवा में नियुक्त किया। ये दोनों चित्रकार बिहजात के शिष्य थे और ईरान के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था? मीर सैयद अली तबरीजी और ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी। क्लियर है दोस्तों। तो बेसिकली ईरान में एक स्थान है तबरेज। चूंकि मीर सैयद अली तबरेज के रहने वाले थे, इसीलिए इनको मीर सैयद अली तबरीजी भी कहा जाता था। और ख्वाजा अब्दुस समद सिराज के रहने वाले थे। सिराज भी ईरान में ही स्थित एक शहर है, इसलिए इन्हें ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी कहा जाता था। दोस्तों ये दोनों सबसे पहले किस मुगल बादशाह की सेवा में नियुक्त हुए? हुमायूं की सेवा में नियुक्त हुए। और इन दोनों चित्रकारों के माध्यम से हुमायूं ने किस पुस्तक का पांडुलिपि चित्रण करवाया? तारीख ए खानदानी तैमूरिया का। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन चित्रकला की नींव किस मुगल बादशाह के शासनकाल में रखी गई थी? हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं के ही शासनकाल में चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था। हुमायूं जब ईरान में प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसने बिहजात के 2 शिष्यों को अपनी सेवा में नियुक्त किया था। एक का नाम था मीर सैयद अली तबरीजी और दूसरे चित्रकार का नाम था ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी। और इन दोनों के सहयोग से हुमायूं ने तारीख ए खानदानी तैमूरिया का पांडुलिपि चित्रण करवाया था। क्लियर है दोस्तों। और हुमायूं ने मीर सैयद अली तबरीजी को नादिर उल अस्र की उपाधि भी प्रदान की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि हुमायूं ने किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी? मीर सैयद अली तबरीजी को। नादिर उल अस्र का हिंदी में अर्थ होता है युग में दुर्लभ। क्लियर है दोस्तों। तो यह तथ्य आपको याद रखना है कि हुमायूं ने मीर सैयद अली तबरीजी को नादिर उल अस्र, कई पुस्तकों में नादिर उल असर भी प्राप्त होता है, यह उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों। हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ अकबर। अब आपको यह पता है कि हुमायूं ने ईरान के सहयोग से अपने भाई कामरान को पराजित करके काबुल व कांधार पर अधिकार स्थापित किया था और फिर
पेशावर, लाहौर जीतते हुए पंजाब पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और हुमायूं ने फिर पुनः आगरा एवं दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन हुमायूं दूसरी बार भी भारत पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका और दिल्ली स्थित अपने द्वारा बसाए गए नगर दीन पनाह में स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ईरान के ये दोनों चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद सिराजी ये हुमायूं के समय मुगल सेवा में आए थे। हुमायूं के साथ ये भारत आ गए और हुमायूं की मृत्यु के उपरांत ये दोनों चित्रकार हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर की सेवा में चले गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद सिराजी इन दोनों ने न केवल हुमायूं के शासनकाल में मुगलों को सेवा प्रदान की, बल्कि अकबर के शासनकाल में भी ये मुगल दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दोस्तों, अकबर का काल मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग माना जाता है और यद्यपि मुगल चित्रकारी की नींव हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से मुगल चित्रकला अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अकबर ने ही अपने शासनकाल में चित्रकला से संबंधित एक पृथक विभाग स्थापित किया था और अब्दुस समद सिराजी को उस पृथक विभाग का प्रमुख बनाया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला से संबंधित एक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी? अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में चित्रकला से संबंधित पृथक विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया था? ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी को। क्लियर है दोस्तों? अकबर की चित्रकला पर हमें ईरानी, भारतीय, गुजराती और राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो अकबर कालीन चित्रकला न केवल ईरानी एवं भारतीय चित्रकला से प्रभावित थी, बल्कि अकबर के शासनकाल की चित्रकला में हमें यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में भारत में अंग्रेज यात्री आने लगे थे, पुर्तगाली यात्री आने लगे थे। इसीलिए अकबर कालीन चित्रकला में ईरानी चित्रकला, भारतीय चित्रकला के साथ साथ यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्लियर है दोस्तों? अकबर के दरबार में अबुल फजल का ऐसा कहना है कि कुल 17 चित्रकार थे। तो यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कुल कितने चित्रकार थे? 17 चित्रकार थे, जिनमें से मीर सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, दसवंत और बसावन ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो इनके नाम आप लोगों को याद रखना है कि अकबर के दरबार में जो 17 चित्रकार थे, उनमें मीर सैयद अली तबरीजी, अब्दुस समद सिराजी, दसवंत और बसावन का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। मैंने आपको पहले ही बताया कि मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद सिराजी ये सर्वप्रथम हुमायूं के शासनकाल में मुगलों की सेवा में आए थे और आगे चल करके अकबर की सेवा में भी ये शामिल हुए। और माना जाता है अब्दुस समद से हुमायूं और अकबर दोनों ने चित्रकारी सीखी थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं और अकबर दोनों ने किस चित्रकार से चित्रकारी सीखी थी? अब्दुस समद सिराजी से। क्लियर है दोस्तों? अकबर ने अब्दुस समद सिराजी को आगरा की टकसाल का प्रमुख बनाया था। तो आगरा की टकसाल अर्थात शाही टकसाल, क्योंकि मुगलों की राजधानी आगरा में हुआ करती थी, तो अकबर ने ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी को प्रारंभ में आगरा की टकसाल का प्रमुख बनाया था और आगे चल करके अब्दुस समद सिराजी को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था। और फिर अकबर ने जब चित्रकला से संबंधित एक अलग विभाग स्थापित किया तो अब्दुस समद सिराजी को उस विभाग का प्रमुख बनाया। यह अकबर का सबसे प्रिय चित्रकार था। दोस्तों, अकबर ने अब्दुस समद सिराजी को
श्री ए कलम की उपाधि दी थी? श्री ए कलम अर्थात मधुर लेखनी। तो यह प्रश्न आपको विशेष रूप से याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में किस चित्रकार को श्री ए कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। और अकबर ने अपने किस चित्रकार को शाही टकसाल का प्रमुख बनाया था? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। अकबर और हुमायूं ने किस चित्रकार से चित्रकारी सीखी थी? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया था? अब्दुल समद सिराजी को। क्लियर है दोस्तों? अब्दुल समद सिराजी के संबंध में माना जाता है कि ये बहुत अच्छे चित्रकार थे। इनने कुकुरमुत्ता के फूल के बीज पर कुरान का 112वां अध्याय लिख दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कुरान का 112वां अध्याय अब्दुल समद ने पूर्णतः कुकुरमुत्ता फूल के बीज पर ही अंकित कर दिया था। इतना ही नहीं, अब्दुल समद सिराजी ने केवल चावल के एक बीज में पोलो का पूरा ग्राउंड, जिसमें खिलाड़ी यहां तक कि दर्शक भी बैठे हुए थे, उसका अंकन कर दिया था। तो अब्दुल समद सिराजी अकबर के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इनने दो महत्वपूर्ण चित्रकारी की थी। पहली महत्वपूर्ण चित्रकारी कि इन्होंने कुरान का 12वां अध्याय कुकुरमुत्ता फूल के बीज पर लिखा था तथा चावल पर पोलो का मैदान, खिलाड़ी एवं दर्शकों का चित्रांकन भी किया था। क्लियर है दोस्तों? तो हमने देखा कि मूल रूप से मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुल समद सिराजी ये हुमायूं की सेवा में आए थे और आगे चल करके अकबर के शासनकाल में भी इन्होंने मुगलों की सेवा की। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मुख्यतः पांडुलिपि चित्रण किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि पांडुलिपि चित्रण क्या कहलाता है? किसी पुस्तक के फ्रंट पेज या बैक पेज या अंदर के पेजों पर चित्र बनाना। क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, इसलिए पुस्तकों में जो चित्र होते थे वो चित्रकार के द्वारा हाथ से ही बनाए जाते थे। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में रामायण, महाभारत, अकबरनामा, बाबरनामा, अनबार सुहेली जैसी कालिया दमन, इन पुस्तकों का पांडुलिपि चित्रण किया गया। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में पांडुलिपि चित्रण हुआ था? अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में मुख्यतः किन पुस्तकों का पांडुलिपि चित्रण किया गया था? रामायण का, महाभारत का, अकबरनामा, बाबरनामा, अनवर ए सुहेली, लीलावती जो कि मूल रूप से गणित पर लिखी गई पुस्तक है, तारीख अलपी और कालिया दमन, और भी बहुत सारी पुस्तकों का अकबर के शासनकाल में पांडुलिपि चित्रण हुआ था। लेकिन अकबर के शासनकाल में जिन पुस्तकों का पांडुलिपि चित्रण हुआ, उन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी हमजानामा। दोस्तों, हमजानामा नामक पुस्तक को दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है और इस पुस्तक को पूर्णतः कपड़े पर लिखा गया था और इसी पुस्तक की चित्रकारी अकबर के शासनकाल में जाकर के कंप्लीट हुई थी। तो हमजानामा या दास्तान अमीर हमजा का पांडुलिपि चित्रण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। और हमजानामा नामक पुस्तक मूल रूप से कपड़े अर्थात वस्त्र पर लिखी गई थी। दोस्तों, हमजानामा जिसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है, मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। आगे चल करके इस पुस्तक का फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ था। तो यह प्रश्न एक बार यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि हमजानामा या दास्तान अमीर हमजा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य था? अरबी भाषा में लिखा गया महाकाव्य था। और इस पुस्तक में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा अमीर हमजा
के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख किया गया है। तो यह पुस्तक मूल रूप से किससे संबंधित है? अमीर हमजा से संबंधित है। अमीर हमजा कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा थे और ईरान के एक वीर योद्धा थे। क्लियर है दोस्तों? तो दास्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा का पांडुलिपि चित्रण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था और दास्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा के चित्रण में न केवल अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों को चित्रांकित किया गया था, बल्कि इस पुस्तक में अकबर के यौवन काल की कुछ गतिविधियों को भी चित्रांकित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम यह देखते हैं कि हमजा नामा में ईरान के नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद पैगंबर के चाचा थे, के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है और उनके कार्यों को चित्रांकित किया गया था इसके पांडुलिपि चित्रण में। साथ ही साथ अकबर के यौवन काल का भी चित्रण इस पुस्तक में किया गया था। क्लियर है दोस्तों? माना जाता है कि दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा का पांडुलिपि चित्रण हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली तबरीजी के नेतृत्व में स्टार्ट हो गया था, लेकिन आगे चल करके हुमायूं की मृत्यु हो गई और मीर सैयद अली तबरीजी की भी मृत्यु हो गई। फिर अकबर के शासनकाल में इस कार्य को आगे बढ़ाया गया और हमजा नामा का पांडुलिपि चित्रण अकबर के शासनकाल में ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी के निर्देशन में कंप्लीट हुआ था। तो आप बेहतर तरीके से इस लाइन को समझिए कि हमजा नामा का पांडुलिपि चित्रण हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली तबरीजी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी के निर्देशन में कंप्लीट हुआ था। क्लियर दोस्तों? एक बार पुनः देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में ही वास्तविक रूप से मुगल कालीन चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। अकबर का काल मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग माना जाता है। अकबर कालीन चित्रकला पर ईरानी चित्रकला, राजपूत, गुजराती एवं यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो ना तो हमें बाबर के समय और ना ही हुमायूं के समय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले अकबर के शासनकाल की चित्रकला में हमें यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईनी अकबरी में यह लिखा है कि अकबर के दरबार में कुल 17 चित्रकार रहते थे, जिनमें से प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, दसबंत और बसावन। क्लियर है दोस्तों? मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद सिराजी ये दोनों चित्रकार सबसे पहले हुमायूं की सेवा में आए थे और हुमायूं के उपरांत ये अकबर के समय पे भी इन्होंने मुगलों को सेवा प्रदान की। इन दोनों के संबंध में यह माना जाता है कि हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुस समद से चित्रकारी सीखी थी और अकबर ने अब्दुस समद को सीरी एक कलम की उपाधि भी दी थी। प्रारंभ में अकबर ने इन्हें आगरा की टकसाल का प्रमुख बनाया था। आगे चल करके अब्दुस समद को मुल्तान का दीवान भी बनाया गया था। दोस्तों, अकबर के ही शासनकाल में चित्रकला से संबंधित एक पृथक विभाग स्थापित हुआ था और अकबर ने उस विभाग का प्रमुख अब्दुस समद को ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अब्दुस समद ने कुरान का 112वां अध्याय कुकुर मुत्ता फूल के बीज पर लिखा था। साथ ही साथ अब्दुस समद ने चावल पर पोलो का मैदान, खिलाड़ी और दर्शकों का चित्रांकन भी किया था। क्लियर है दोस्तों? अकबर के शासनकाल में मुख्य रूप से पांडुलिपि चित्रण हुआ, अर्थात पुस्तकों के कवर या उनके अंदर के पेज के चित्र बनाए गए और अकबर के शासनकाल में रामायण, महाभारत, अकबरनामा, बाबरनामा, अनवर ए सुहेली, लीलावती, तारीख ए अल्फी जैसी अनेक पुस्तकों का पांडुलिपि चित्रण हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि चित्रण था हमजानामा का। हमजानामा को दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है और यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। आगे चल करके फारसी भाषा अर्थात पर्शियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था।
इस पुस्तक में फारस अर्थात ईरान के अमीर हमजा के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अमीर हमजा को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का चाचा माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा का पांडुलिपि चित्रण हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली तबरीजी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी के निर्देशन में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों, अकबर के दरबार में रहने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार था दसवंत। दसवंत के संबंध में यह माना जाता है कि दसवंत एक कहार का बेटा था, यानी एक निम्न जाति का व्यक्ति था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर दसवंत मुगल दरबार तक पहुंच गया था। क्लियर है दोस्तों। दसवंत ने अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण चित्रकारी की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है रज्मनामा का चित्रण। दोस्तों, रज्मनामा महाभारत के फारसी अनुवाद को कहा जाता है और रज्मनामा का पांडुलिपि चित्रण दसवंत के द्वारा अकबर के शासनकाल में किया गया था। क्लियर है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दसवंत किसके शासनकाल का एक प्रमुख चित्रकार था? अकबर के शासनकाल का। यहां तक कि अबुल फजल ने अकबर कालीन सबसे प्रमुख चित्रकार दसवंत को ही माना है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि दसवंत कौन था? एक कहार का बेटा था, अर्थात निम्न जाति का व्यक्ति था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर वो मुगलों के दरबार में पहुंच गया था। दोस्तों, दसवंत ने महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा का पांडुलिपि चित्रण किया था। माना जाता है अकबर के ही शासनकाल में दसवंत विक्षिप्त अर्थात पागल हो गया था और अकबर के ही शासनकाल में इसने आत्महत्या कर ली थी। तो यहां से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अकबर का ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसने आत्महत्या की थी? दसवंत था। दसवंत ने किस महत्वपूर्ण पुस्तक का पांडुलिपि चित्रण किया था? रज्मनामा का। रज्मनामा नामक पुस्तक मूल रूप से महाभारत के फारसी अनुवाद को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो दसवंत के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। हमने देखा था कि अकबर ने अपने चित्रकार अब्दुस समद सिराजी को टकसाल का प्रमुख बनाया था। इसके अलावा अकबर ने दसवंत को भी टकसाल में एक पद दिया था। तो यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में किस चित्रकार को टकसाल में एक पद दिया गया था, और हो सकता है ऑप्शन में अब्दुस समद नहीं हो, तब आपका जवाब होगा दसवंत, क्योंकि दसवंत को भी अकबर ने टकसाल में एक छोटा सा पद दिया था। अकबर के शासनकाल का अगला महत्वपूर्ण चित्रकार था बसावन। बसावन के संबंध में माना जाता है कि यह व्यंग्य चित्रकारी का महत्वपूर्ण चित्रकार था। व्यंग्य चित्रकारी अर्थात जिसमें किसी पर व्यंग्य किया जाए, किसी की आलोचना की जाए। दोस्तों, बसावन के द्वारा एक बहुत ही व्यंग्यात्मक चित्र बनाया गया था, जिसमें एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू को भटकते हुए दिखाया गया है। यानी एक कमजोर घोड़े के साथ मजनू को रेगिस्तान में भटकते हुए दिखाया गया है। यह पेंटिंग किसने बनाई थी? बसावन ने बनाई थी। क्लियर है। तो मजनू लैला की याद में घोड़े के साथ भटक रहा है और लैला लैला चिल्ला रहा है। तो ये पेंटिंग किसके द्वारा अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी? बसावन के द्वारा। क्लियर है दोस्तों। तो हमने देखा कि अकबर के शासनकाल में वास्तविक रूप से मुगल कालीन चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। अकबर के ही शासनकाल में पहली बार चित्रकला से संबंधित एक पृथक विभाग स्थापित किया गया और अकबर ने उस पृथक विभाग का प्रमुख अब्दुस समद सिराजी को बनाया था। अब्दुस समद सिराजी को अकबर ने सीरी ए कलम की उपाधि भी दी थी और अकबर एवं हुमायूं दोनों ने अब्दुस समद सिराजी से चित्रकारी भी सीखी थी। क्लियर है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि अकबर के शासनकाल में मुख्यतः पांडुलिपि चित्रकारी हुई
और सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि चित्रण हमजानामा का हुआ था। हमजानामा का पांडुलिपि चित्रण हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली तबरेज़ी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में अब्दुल समद सिराजी के निर्देशन में कंप्लीट हुआ था। अकबर के दरबार में दसवंत नामक चित्रकार भी रहता था, जिसे अबुल फजल ने अपने समय का सबसे अग्रणी चित्रकार माना है। दसवंत ने रज्मनामा का पांडुलिपि चित्रण किया था। रज्मनामा महाभारत के फारसी अनुवाद को कहा जाता है। दसवंत आगे चल करके विक्षिप्त अर्थात पागल हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। अकबर के दरबार में बसावन नामक चित्रकार भी रहते थे, जो कि एक व्यंग्य चित्रकार थे और उनके द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण चित्र है एक दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू का रेगिस्तान में भटकना। क्लियर है दोस्तों। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। दोस्तों, मुगल काल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। यही कारण है कि मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जिस तरह से हमने देखा था कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जहांगीर के शासनकाल में मुगल कालीन चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों, जहांगीर जब मुगल बादशाह नहीं बना था और उसे सलीम के नाम से जाना जाता था, तब ही उसने आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित कर दी थी और आगरा की उस चित्रणशाला का प्रमुख जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आगा रेजा को बनाया था। तो हेरात उस समय ईरान के क्षेत्र में शामिल था, वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। वहां के एक चित्रकार थे आगा रेजा। उनके नेतृत्व में सलीम के द्वारा आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित करवाई गई थी। क्लियर है दोस्तों। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर ने बादशाह बनने से पूर्व हेरात के रहने वाले आगा रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला प्रारंभ की थी, अर्थात अपनी राजधानी में एक चित्रणशाला प्रारंभ की थी। और यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था, जहांगीर के शासनकाल में। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, जहांगीर के दरबार में कई महत्वपूर्ण चित्रकार रहते थे, जैसे आगा रेजा। आगा रेजा का पुत्र था अबुल हसन। इसके अलावा ख्वाजा मंसूर, ये प्रकृति के बहुत अच्छे चित्रकार थे। और ख्वाजा मंसूर के साथ साथ जहांगीर के दरबार में बिशनदास, मनोहर, बसामन जैसे प्रमुख चित्रकार थे। तो क्लियर है दोस्तों। जहांगीर के दरबार में कई महत्वपूर्ण चित्रकार होते थे। हमने देखा जैसे आगा रेजा का पुत्र अबुल हसन, जो कि जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था। इसके अलावा ख्वाजा मंसूर, मनोहर, बिशनदास और बसावन। क्लियर दोस्तों। तो ये जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण चित्रकार थे और इनके संबंध में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में पांडुलिपि चित्रण की जगह छवि चित्रण को ज्यादा महत्व दिया गया। छवि चित्रण अर्थात कि जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जाने लगे और पुस्तकों के भीतर जो चित्र बनाए जाते थे, जिसे हम पांडुलिपि चित्रण कहते थे, उसका महत्व जहांगीर के शासनकाल में कम हो गया। माना जाता है जहांगीर के शासनकाल में एकमात्र पुस्तक तुजुके जहांगीरी थी, जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा थी, जिसका पांडुलिपि चित्रण हुआ था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में पांडुलिपि चित्रण की जगह छवि चित्रण को ज्यादा महत्व दिया गया। क्लियर है दोस्तों। तो अकबर के शासनकाल में मुख्यतः पांडुलिपि चित्रकारी की जाती थी, लेकिन जहांगीर के शासनकाल तक आते आते पांडुलिपि चित्रकारी की जगह छवि चित्रकारी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। व्यक्ति विशेष या दरबार के लोगों के चित्र बनाए जाने लगे।
हमने पहले ही देखा कि जहांगीर के शासनकाल में एकमात्र पुस्तक जिसका पांडुलिपि चित्रण हुआ था उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा थी। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आगा रेजा नामक चित्रकार रहते थे। मैंने आपको बताया कि ये मूल रूप से हेरात के रहने वाले थे और बादशाह बनने से पहले ही जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित करवाई थी और उस चित्रणशाला का प्रमुख जहांगीर अर्थात सलीम ने आगा रेजा को ही बनाया था। दोस्तों, आगा रेजा के पुत्र का नाम था अबुल हसन। ये भी जहांगीर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और जहांगीर ने अपने समय का सबसे बेहतर चित्रकार अबुल हसन को ही माना है। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी में यह लिखा है कि मेरा सर्वप्रिय चित्रकार अबुल हसन था। दोस्तों, जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी? अबुल हसन को। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था और अबुल हसन आगा रेजा का पुत्र था। अबुल हसन के अलावा जहांगीर के दरबार में ख्वाजा मंसूर नामक एक चित्रकार था जिसे उस्ताद मंसूर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रकृति चित्रण का सबसे अच्छा चित्रकार था, अर्थात पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदियों, झरनों, इनकी चित्रकारी सबसे बेहतर उस्ताद मंसूर के द्वारा की जाती थी और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर की चित्रकला से खुश होकर के उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। तो क्लियर है दोस्तों। इसके पहले हमने देखा था कि हुमायूं ने अपने शासनकाल में मीर सैयद अली तबरीजी को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी और जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की अर्थात युग में दुर्लभ की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो विशेष रूप से प्रकृति चित्रण हेतु प्रसिद्ध था, पशु पक्षियों की चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध था? उसका नाम था उस्ताद मंसूर। यह नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में बिशन दास नामक भी एक चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशन दास को ईरान भेजा था और बिशन दास को ईरान के शासक शाह अब्बास, उसके परिवार के अन्य सदस्य एवं ईरान के दरबारियों का चित्र बना करके लाने का आदेश दिया था। और दोस्तों, बिशन दास जहांगीर के शासनकाल में ईरान जाता है और वहां ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाता है, उसके परिवार के सदस्यों का चित्र बनाता है, उसके दरबार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का चित्र बनाता है और भारत वापस आकर के जहांगीर को भेंट के रूप में देता है। क्लियर है दोस्तों। तो यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को ईरान भेजा गया था? बिशन दास को। बिशन दास ने एक ऐसा भी चित्र बनाया था जिसमें जहांगीर को ईरान के शासक शाह अब्बास का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ उसी चित्र में जहांगीर शाह अब्बास से गले मिलते हुए भी दिखाया गया है और दोनों के नीचे एक ग्लोब बना हुआ है। यद्यपि वास्तव में जहांगीर शाह अब्बास से कभी भी नहीं मिला था, लेकिन तब भी काल्पनिक रूप से ही सही बिशन दास ने एक ऐसा चित्र बनाया था जिसमें जहांगीर और शाह अब्बास दोनों को साथ साथ में गलबाहें डालते हुए दिखाया गया है और दोनों के नीचे एक ग्लोब बना हुआ है। क्लियर है दोस्तों। तो एक बार हम पुनः भी रिवीजन करते हैं। जहांगीर के शासनकाल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। बादशाह बनने से पहले जहांगीर जब सलीम के नाम से जाना जाता था तब उसने आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित करवाई थी और हेरात के रहने वाले चित्रकार आगा रेजा को उसका प्रमुख बनाया था। क्लियर है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में पांडुलिपि चित्रण की जगह छवि चित्रण को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। उसके शासनकाल में केवल एकमात्र पुस्तक का पांडुलिपि चित्रण किया गया था और उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर के दरबार में कई महत्वपूर्ण चित्रकार रहते थे जैसे आगा रेजा, उसका पुत्र अबुल हसन, उस्ताद मंसूर,
बिशनदास बसावन आदि। इनमें से दोस्तों जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था अबुल हसन, जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो यह उपाधि प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है, जहांगीर के द्वारा किसे दी गई थी? अबुल हसन को। साथ ही साथ जहांगीर के शासनकाल में प्रकृति चित्रण का सबसे अच्छा चित्रकार था उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों, प्रकृति, फूल पौधों, पेड़ों, नदियों, झरनों, इनकी चित्रकारी सबसे सुंदरता से करता था। और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। तो हमने पहले देखा है कि हुमायूं ने मीर सैयद अली तबरीजी को यह उपाधि दी थी और जहांगीर ने अपने शासनकाल में उस्ताद मंसूर को यह उपाधि दी थी। दोस्तों जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशनदास को ईरान भेजा था और बिशनदास को यह आदेश दिया गया था कि वह फारस के शासक शाह अब्बास और उसके महत्वपूर्ण अमीर और संबंधियों के चित्र उतार करके लाए। बिशनदास ने ऐसा ही किया था। क्लियर है दोस्तों? साथ ही साथ बिशनदास ने एक ऐसा भी चित्र बनाया था जिसमें जहांगीर और शाह अब्बास को गलबाहें डाले हुए दिखाया गया है और दोनों के पैरों के नीचे एक ग्लोब है, जबकि वास्तव में जहांगीर शाह अब्बास से कभी भी नहीं मिला था। दोस्तों जहांगीर के दरबार में एक और महत्वपूर्ण चित्रकार था दौलत, जिसने अपने बाकी साथी चित्रकारों के चित्र बनाए थे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार का ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसने जहांगीर के दरबार के सभी चित्रकारों के चित्र बनाए थे? दौलत ने। इतना ही नहीं, जहांगीर के आदेश पर दौलत ने अपने आप को पानी में देख करके अपना भी चित्र बनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि दौलत कितना बेहतर चित्रकार रहा होगा कि इसने अपनी मूरत को पानी में देख करके अपनी पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए जहांगीर ने इसे आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर स्वयं भी चित्रकला का अच्छा पारखी था। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में यह लिखता है कि मैं किसी भी चित्र को देख करके यह बता सकता हूं कि मेरे दरबार के किस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है, और यदि मेरे दरबार के कई चित्रकार मिलकर के किसी एक चित्र को बनाएंगे तब भी मैं उस चित्र को देख करके ये बता सकता हूं कि इस चित्र के अलग अलग पार्ट को मेरे दरबार के किस किस चित्रकार ने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहांगीर स्वयं भी चित्रकला का अच्छा जानकार था, चित्रकला में उसकी अच्छी रुचि थी। और यह कथन भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कथन किस मुगल बादशाह से संबंधित है कि मैं चित्र देख करके ही बता सकता हूं कि उसे किसने बनाया है तथा उसके अलग अलग हिस्से को किस किस चित्रकार ने बनाया है। माना जाता है जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज सर टॉमस रो मुगल दरबार में आए थे और सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक पेंटिंग गिफ्ट में दी थी और जहांगीर से सर टॉमस रो ने यह कहा था कि यह हमारे यहाँ के चित्रकारों ने बनाई है पेंटिंग, और ऐसी पेंटिंग दुनिया में और कोई नहीं बना सकता है। जहांगीर ने उस पेंटिंग को अपने दरबार के चित्रकारों को दे दिया और जहांगीर के दरबारी चित्रकारों ने महज कुछ घंटों में ही एक दूसरा चित्र जहांगीर के सामने पेश कर दिया जो हूबहू उसी चित्र के अनुरूप दिखाई देता था। फिर जहांगीर ने उन दोनों चित्रों को सर टॉमस रो के सामने रखा और उससे कहा कि अब आप पहचानो कि आप कौन सी पेंटिंग लेकर के आए थे, और सर टॉमस रो नहीं पहचान सका था। तो आप समझिए जहांगीर के दरबार के चित्रकार कितने अच्छे रहे होंगे कि उनने यूरोपीय चित्रकारों को भी फेल कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के दरबार में सर टॉमस रो ने उन्हें एक चित्र गिफ्ट में दिया था और उस मुगल दरबार के चित्रकारों ने हूबहू वैसी पेंटिंग कुछ ही घंटों में बना करके पेश कर दी थी जहांगीर के दरबार के चित्रकारों ने। क्लियर है दोस्तों? तो जहांगीर का समय मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। शाहजहां के शासनकाल में हमें चित्रकला का वह विकास दिखाई नहीं देता है जो कि जहांगीर के शासनकाल में था। इसके पीछे प्रमुख वजह यह थी कि शाहजहां की रुचि चित्रकारी में न होकर के मुख्य रूप से स्थापत्य कला में ही थी। लेकिन दोस्तों शाहजहां के ही शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में
छवि चित्रों का निर्माण हुआ था। छवि चित्र अर्थात व्यक्ति विशेष पर बनाए गए चित्र। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में छवि चित्रों का निर्माण किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला में वास्तविकता की जगह दिखावे को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था और इसीलिए शाहजहां के समय पेंटिंग में रंगों की जगह सोने एवं चांदी के घुले हुए रंगों का उपयोग किया जाने लगा था। तो पेंटिंग में जो आंखें बनाई जाती थी वो सोने की आंखें बना दी जाती थी या चांदी की आंखें बना दी जाती थी। तो यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में चित्रकला में अलंकरण पर विशेष बल दिया गया और चित्रों में रंगों के बदले सोने या चांदी की सजावट की जाने लगी थी? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के दरबार में दो महत्वपूर्ण चित्रकार रहते थे, एक फकीरुल्लाह और एक फकीरुल्लाह का सहायक मीर हासिम। तो फकीरुल्लाह का नाम आपको याद रखना है कि फकीरुल्लाह नामक चित्रकार किस मुगल बादशाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है दोस्तों, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल चित्रकला का अवसान हो गया। दोस्तों, औरंगजेब ने चूंकि इस्लाम धर्म में चित्रकला के संबंध में अनुमति की बात नहीं कही गई थी, इसलिए औरंगजेब के द्वारा चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया था? औरंगजेब ने। मनुची, जो कि इटली का एक यात्री है और मनुची ने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, उसने यह लिखा है कि औरंगजेब ने अकबर के मकबरे की दीवारों में बने हुए चित्रों को मिटवा दिया था। तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसलिए औरंगजेब के द्वारा चित्रकला को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था और उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को प्रतिबंधित किया था। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सभी मुगल बादशाहों से संबंधित चित्रकला के विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए गए उसके संबंध में हमने जानने का प्रयास किया है। यद्यपि आज का चैप्टर तथ्यात्मक अर्थात फैक्चुअल ज्यादा है, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे और फैक्ट याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बार बार आप वीडियो देखें, पुस्तकें पढ़ें और संबंधित फैक्ट्स को अपने अन्य मित्रों से भी पूछें। दोस्तों, जितना ज़्यादा संभव हो सके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप सॉल्व करें ताकि आप इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। क्लियर है दोस्तों? तो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।